आज की डेट में देखा जाए तो सीएसआर हर एक कंपनी बात करती है सीएसआर की। सो आपकी अकॉर्डिंग, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द एवरो ग्रुप एंड बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आप क्या सोचते हैं कि रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये जितने लोग ESG, CSR ये बड़े बड़े जार्गन्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, मैंने इन सबको अंदर से बहुत झांक के देखा है। और तो ऐसे में एवरो इंडिया किस मॉडल पर वर्क करता है और उसको लोगों को आप किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाते हैं? पहले तो मैं एक बात डिस्क्लेमर और राइटर दे दूं और क्लियर कर दूं, मैं इस कंपनी का ओनर नहीं हूं, मैं सिर्फ मैनेजर हूं। ये सब मेरा नहीं है, मुझे क्लियर है। तो ये कंपनी मैं नहीं चलाता, समाज सिस्टम चलाता है, मेरे साथ जुड़े हर इंसान चलाता है। मैं तो सिर्फ ओवरसी देखता हूँ कि हाँ भी सब ठीक ठाक तो हो रहा है। सो सर, अभी बात करना चाहूँगी कि आने वाले 10 सालों में आप क्या चाहते हैं कि एवरो इंडिया को लोग प्लास्टिक रिसाइकलिंग के नाम से जाने या फिर लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के नाम से जाने? मैं समझता हूँ ज़िंदगी में जब भी किसी को आगे बढ़ना होता है तो कोई ना कोई सहारा जरूर होता है, चाहे विचारों का, कर्मों का, काम का, इंसान का, पैसे का, भावना का, गाइडेंस का, आशीर्वाद का। ये कंपनी देश के समाज के लिए काम करेगी, उसके हित में काम करेगी, एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। इसको जिसके दिल में भी आता हो, जैसे कहता है गंगा जी में जाने के बाद सबके दिल में आता है मेरे पाप आज धुल गए हैं। इसके साथ जो भी एसोसिएट है उसके दिल में एक ही बात आनी चाहिए कि आज के बाद मैं तो कामयाब होऊंगा ही होऊंगा। ये कंपनी इस प्रकार से समाज और देश की सेवा करे, बस यही मेरा प्रण है, यही मेरी इच्छा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बातें तेरी मेरी विद रीना। सो जहाँ पर हम करते हैं बातें ढेर सारी। सो आज की जो स्टोरी है वो किसी बिजनेसमैन की नहीं है, वो स्टोरी एक सोच की, एक हिम्मत की और एक हौसले की है। जब दुनिया प्लास्टिक को कचरा समझ के फेंक देती है, तभी एक इंसान ऐसा है जो उसी कचरे में फ्यूचर देखता है। और जब कुछ लोग किसी वजह से कुछ लोगों को सोसाइटी से अलग कर देते हैं, तो उसी टाइम पर वो उनके साथ खड़ा होता है और उनको एक्सेप्टेंस नहीं, उनको फील कराते हैं। और जब हमारी सोसाइटी कुछ लोगों को किनारे कर देती है, उसी टाइम पर एक इंसान ऐसा आता है जो कि उनको फील कराता है कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो डिजर्व करते हैं। सो आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एवरो इंडिया ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर सुशील अग्रवाल। सो जिनके साथ हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें डिग्निटी की, सोसाइटी की एंड रिस्पेक्ट की। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल सर, एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा सा समय दिया। थैंक यू रीना जी। मुझे लगता है मुझे तो कोई नहीं जानता, आपको सब जानते हैं। शायद आपके माध्यम से लोग मुझे जानने लग जाए, ये मेरे सौभाग्य की बात है। आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है एंड आई वुड लव टू डिस्कस विद यू। प्लीज़ गो अहेड। सर, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतना समझते हैं, बट हम सच में आज आपके सामने बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे हैं एंड बहुत कुछ सीख ही रहे हैं आपसे। तो सर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगी आपके बारे में कि आपकी स्टार्टिंग की लाइफ कैसी थी और आज तक आप कैसे पहुंचे हैं इस लेवल पर। रीना, जब मैंने जन्म लिया तो 1961 में मैं पैदा हुआ दिल्ली में, रोशनआरा बाग के पास, बहुत एक छोटे से परिवार में। मतलब छोटे परिवार इन द सेंस बहुत ही रहन सहन जो है जैसा एक गलियों में होता है, पतली पतली गलियों में वगैरह, इस प्रकार की जीवन हमारी थी, जॉइंट फैमिली में एंड ऑल द थिंग। और मतलब मान के चलो कि घर में जो खाने पीने तक का है बेसिक नीड इतनी थी। पिताजी नौकरी करते थे एटलस साइकिल में 55 रुपये की, तो उसे कितना क्या आदमी बना लेगा, कर लेगा। तो आप ये मान के चलिए कि हमने बचपन में जो गरीब इंसान अपने जीवन के चैलेंज देखता है, हमने वही चैलेंज देखे। जैसे हमारे पास अपने खुद की साइकिल भी नहीं थी छोटी सी चलाने के लिए कि भी चलो साइकिल पर बैठ के चले जाओ। किताबें जो है मैंने रीना भाड़े पे खरीद करके, हर रोज़ उसका भाड़ा लगता था, रेंट लगता था, तो मैं रातों रात सारी रात बैठ के 300-300 पेज पढ़ जाता था। तो मैंने हजारों किताबें मैंने पढ़ डाली, क्योंकि रेंट लगेगा ना अगर जो मैं लेट करूँगा। तो अब मान के चलिए ना, हमने ज़िंदगी की शुरुआत वहाँ से करी और करते 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 आज मेरे को करीब 52 साल हो गए रीना काम करते करते। मैं मात्र 13 साल का था जब मैंने होश संभाला और मैंने देखा कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम प्राइड या प्राउड फील कर सके, या जीवन में खुश रह करके एक कहते ना अच्छे से ज़िंदगी जी सके, खुली हवा में सांस ले सके, अपने अरमानों को कहीं जगा सके। दफन करने के लिए हमने कभी कुछ किया ही नहीं, हर इच्छा को मारा, हर चीज़ को मारा। तब मेरे दिल में आया कि सुशील अग्रवाल, यू आर बॉर्न विद अ पर्पस, ज़िंदगी में कुछ तो करना है। और इन्हें मान के चलिएगा कि मैंने बचपन से 52-53 साल से काम करना शुरू किया। मुझे आज काम करते करते जितने भी समय हुआ है, इससे मैंने 15 बिजनेस बदले, 22 घर बदले,
पूरे देश में पता नहीं कितने लोकेशन में घुमा हूँ। मैं साउथ में भी काफ़ी साल रहा हूँ, करीब 25-30 साल, इसलिए जी। मैं कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और कुछ मलयालम भी बोलता हूँ, करीब 10 लैंग्वेज बोलता हूँ। और आज मान के चलिए कि पैसे के अभाव में हम कॉलेज भी नहीं जा सके, तो मैं सिर्फ 12वीं क्लास हूँ। लेकिन सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है रीना, कि आज मैं करीब-करीब पिछले 17-18 सालों से 40 से ज़्यादा कॉलेज अब जाता हूँ, हुँ। जहाँ मैं बीटेक, एमबीए, फार्मा स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। 3-3 घंटे का मेरा सेशन होता है, मोटिवेट करके उनको ओरिएंट करता हूँ, साथ-साथ में उनको ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, आपको बिज़नेस कैसे करना चाहिए, सब सिखाता हूँ। फिर उनको अपनी फैक्ट्री में बुलाता हूँ, इंडस्ट्री विज़िट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटर्नशिप देता हूँ, पेड इंटर्नशिप, इसके अलावा जॉब में भी ऑब्ज़र्व करता हूँ, हैंडल करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, अपना मोबाइल नंबर दे के आता हूँ, हुँ। ताकि मेरा देश इन बच्चों के हाथ में जब जाए, तो मेरा देश महरूफ़ रहे, मज़े में रहे, खुश रहे। ये मेरी मंगल कामना है रीना, ये सब मैं कर रहा हूँ इस समय। वाओ सर! मतलब जो स्ट्रगल फ़ेज़ आपने देखा था और जिस चीज़ की कमी लगी, वो कमी आज आप पूरे देश का सपोर्ट बनना चाहते हैं आप। सो वाक़ई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर ये तो रही आपकी स्ट्रगल स्टोरी। अगर हम बात करते हैं आपके बिज़नेस की, सो आज की डेट में एवरो इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिज़नेस है, बिज़नेस ब्रांड है। तो वो कौन-सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि सिर्फ़ बिज़नेस के साथ-साथ लोगों की डिग्निटी भी प्रायोरिटी है? क्या रीना, मैंने जैसे कहा, मैंने अपने गरीबी का दामन नहीं छोड़ा हुँ। और उसने भी मुझे नहीं छोड़ा। तो हम हर रोज़ दंगल करते हैं सुबह शाम, मेरी गरीबी और मैं। 4 बार मुझे पटकती है, 6 बार मैं पटकता हूँ। तो ऐसे करके धीरे-धीरे ज़िंदगी में कभी आगे, कभी पीछे, कभी आगे, पीछे मेरी हुँ। रेस चल रही है, 52 साल से चल रही है और आखिरी साँस तक चलेगी। जी। तो मैं ग्राउंडेड इंसान हूँ, मुझे सब चीज़ का एहसास है रीना, मुझे अपने एग्ज़िस्टेंस का भी एहसास है। मैं हर साँस पे अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। मुझे कल का भरोसा ही नहीं है। मैं जब हर रोज़ घर से निकलता हूँ, सबको नमस्ते करके बाबा करके निकलता हूँ, कि पता नहीं आना होगा नहीं होगा, जी। कभी भी कुछ हो सकता है। और घर जाता हूँ तो वापस फिर नमस्ते करता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, इंक्लूडिंग हमारे जो पूर्वज हैं, जी। हमारे भगवान हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेके आता हूँ, ले आशीर्वाद जाके लेता हूँ कि मैं वापस आ गया। तो इस तरह से ज़िंदगी जी करके मेरे दिल में जब ये मैंने देखा कि मैंने अपनी गरीबी को पछाड़-पछाड़ के कहीं न कहीं आगे बढ़ गया। मेरे पास सुख-सुविधा साझ है, हुँ। लेकिन अगर जो मैं अमीर हूँ और मेरा देश गरीब है, तो मैं आज भी गरीब हूँ रीना। तो मेरे दिल में एक ही भावना आई, जब तक मेरे देश में खुशहाली नहीं आती, अमीरी नहीं आती, मुझे अपनी रोम-रोम, कतरा-कतरा खून का मैं बहा दूँगा, कुछ भी कर दूँगा, सब कुछ बेच दूँगा, सब कुछ कर डालूँगा। अपने जीवन का इतना मेरे अगर जो पानी के बदले खून के आँसू भी निकले तो मैं करूँगा, लेकिन अपने देश की सेवा करने के लिए आज मेरे मन में एक ही भावना है। जितने मेरे साथ लोग जुड़े हैं, हमारे 4 प्लांट हैं, हमारी कंपनी भारत की 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर कंपनी है, जो हुँ। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है। हुँ, हुँ। 20,000 पीस फर्नीचर पर डे का हम बनाते हैं हुँ। और शायद कुछ ही समय में हम लोग भारत की नंबर 1 कंपनी बन जाएँगे। वाओ! इसके साथ मेरे पास भारत का सबसे बड़ा फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का रिसाइक्लिंग प्लांट भी है, गाज़ियाबाद में। हुँ, मेरे पास हुँ। 4 प्लांट है रीना, हुँ, बहुत हुँ। लोग काम करते हैं, बहुत सारे परिवार डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स इस प्रकार के, जी। बैंकर्स, सप्लायर्स वगैरह। और मैं समझता हूँ मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि पूरे भारत में 24 स्टेट्स में करीब 30,000 डीलर नेटवर्क के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली सबको जानता हूँ, सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बाय फेस पहचानता हूँ, हुँ। इनके साथ उनके वाइफ के बच्चों का नाम भी जानता हूँ बहुत सी अरे जगह। वाह! हमारे एम्प्लॉई जो हैं उनके नाम, उनकी वाइफ के बच्चों के नाम भी जानता हूँ। क्या वो बात है कौन से सर! क्लास में पढ़ते हैं ये भी मुझे पता है। तो मेरे दिल में एक ही बात रहती है कि मैंने उनको ज़िंदगी में मान-सम्मान के अलावा उनको इतना सुख-सुविधा साधन दूँ कि उनके पास मेरे साथ जुड़े हर इंसान के पास अपना घर, अपनी गाड़ी, इसके साथ उनके बच्चे बहुत ही अच्छी बेहतरीन शिक्षा लें, ताकि जो माता-पिता जो आज कर रहे थे छोटे-छोटे काम, कोई 20,000 की नौकरी कर रहा है, 25,000 की, 40,000, 50,000 की, क्या होता है रेना, इनसे कुछ नहीं मिलता। हम गरीबी रेखा से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कदम दूर हैं, एक ही हुँ। कदम दूर। हुँ। जिस दिन कोई बीमारी आ गई रीना, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। गरीब की ये बिल्कुल। हालत है। जी। एक बीमारी जो है ना पूरे-पूरे सारे रिज़र्व्स को ख़त्म कर डालेगी। तो मेरी इच्छा है कि इनके पास इतना हो कि आने वाले तो भविष्य में भगवान ना करे कोई ऐसी तकलीफ़ आए, तो उसके लिए एटलीस्ट इनका कॉन्टिजेंसीज़ प्रिपेयर्ड हो। मैं इनको हुँ। तैयार करता हूँ सुबह-शाम, इनको ओरिएंट करता हूँ, समझाता हूँ आपको कैसे पैसे बचा-बचा के ज़िंदगी जीनी चाहिए। बेकार का टाइम और पैसा खर्च करना बंद कर दीजिएगा। कंपनी का पैसा हो या मेरा पैसा हो, ये पैसा समाज का ही है, हमारा नहीं है। जी। तो हमें उसको मिसयूज़ करने का कोई हक नहीं बनता। इसलिए मैं भी खुद छोटी ओला से जाता हूँ। मिनरल वाटर की बॉटल नहीं खरीदता, अपने घर से पानी भर के लेके जाता हूँ या एयरपोर्टों पे रेलवे स्टेशन में पानी भर लेता हूँ। मेरे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यानी कि मैं छोटे-छोटे होटलों में रहता हूँ जहाँ 1000 डेढ़ हज़ार ₹2 का टैरिफ होता है। लोग मेरे को हँसते हैं, बोला सुशील अग्रवाल आप तो कंपनी के चेयरमैन हैं, बोला आपको तो पूरा प्रिविलेज अलाउड है, तो लिस्टेड कंपनी के चेयरमैन हो, आप 5 स्टार में क्यों नहीं ठहरते? हुँ। मेरे बाप का पैसा थोड़ी है।
शेयर होल्डर का, स्टेक होल्डर्स का, बैंकर्स का, सप्लायर का, मेरे जितने लोग जुड़े उन सबका पैसा है। मुझे कोई हक नहीं बनता कि उस पैसे को मैं मिसयूज़ करके अपनी खुशियाँ ज़ाहिर करने की कोशिश करूँ। मुझे इन चीज़ों में मज़ा नहीं आता रीना। हाँ मुझे जी। आज मज़ा इसी चीज़ में आता है कि किस प्रकार से मैं अपने समाज के अंदर, अपने साथ जुड़े हर इंसान के अंदर मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने आप में भगवान को देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है, मैं भी उस परमात्मा का अंश हूँ, वो मेरे जैसा ही है। उसमें मेरा फ़र्क नहीं है, सिर्फ मेरे पास रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा आ गई। मैंने चाही, मांगी, मिल गई, कोई बात नहीं। उन्होंने शायद नहीं चाही होगी, लेकिन ज़िंदगी जीने का हक हर एक को है। उनके पास अपने खुद के अरमान भी है, लेकिन अमूमन मैं आप देख के बता दूं रीना, हर इंसान अपने अरमानों की आहुति देता है, मार देता है सुबह शाम। अपने तो मारता ही मारता है, अपनी पत्नी के जो बेचारे उसके लिए अपना घर छोड़ गए, और बच्चों के जिनको उन्होंने पैदा किया सोच के कि नहीं हमें बच्चे चाहिए, और बच्चों के अरमानों को भी मार देते हैं। मुझे बहुत दुख आता है। तो मेरे दिल में एक ही बात है कि कैसे भी करके मैं अपने सारे सिस्टम को इतना सशक्त बनाऊं कि मैं रहूं ना रहूं, कल एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो जाए, वो इंस्टीट्यूशन खड़ा होकर के जितने लोग स्टेक होल्डर हैं, जितने लोग काम करते हैं, जुड़े हुए हैं, जीवन भर उनकी सेवा करें, साथ साथ में समाज और देश की सेवा करें। मैं इस काम को कर रहा हूँ। सर आपने मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर ही पहले ही दे दिया। सीरियसली हैट्स ऑफ है आपके लिए कि जो आप वर्क कर रहे हैं, जो आपने सोच अपना डेवलप करा है और जो हमारी सोसाइटी के लिए आप वर्क कर रहे हैं, सीरियसली बहुत कमेंडेबल जॉब है। सो एनीवेज फिर भी क्वेश्चन तो मैं रिपीट करना चाहूँगी कि अगर जैसे कि आप, ये तो रही आपकी इंडिविजुअल की बात, आज की डेट में देखा जाए तो सीएसआर हर एक कंपनी बात करती है सीएसआर की। सो आपकी अकॉर्डिंग, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द एवरो ग्रुप एंड बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आप क्या सोचते हैं कि रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं बताऊँ आपको रीना, ये जितने लोग ESG, CSR, ये बड़े बड़े जार्गन्स यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, मैंने उन सबको अंदर से बहुत झांक के देखा है। जी। झांकोगे तो डर लगने लग जाएगा, चौंक जाएंगे आप, क्योंकि ये सब बकवास है, हवा है, दिखावा है ज़्यादातर। मैं हर एक की बात नहीं करता, कुछ लोग लिमिटेड लोग होते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बाकी समय सब ब्रेन वॉशिंग है, कुछ नहीं है, विंडो ड्रेसिंग है। मैं मान के चलता हूँ कि अगर जो आपको इतना ही चैरिटी करने का शौक है तो एक काम कीजिए, हर चीज़ के प्रति, चाहे मानवता हो, समान हो, समाज हो, परिवार हो, आप खुद हो, एक ही काम कर लो, अपने प्रति सहानुभूति रखो। आर यू कंपैशनेट? आज रीना की कोई ज़रूरत है, इससे पहले कि रीना बोले क्या मैं रीना को दे सकता हूँ, क्या मैं नाजिम को दे सकता हूँ, नहीं दे सकता तो दुर्भाग्य है। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, मैं तो इंसान हूँ, क्या मुझे इतनी समझ नहीं है लेकिन यूज़ नहीं करते। क्यों? लगता है मेरी हेडेक थोड़ी है, मेरे बाप का क्या जाएगा, मैं क्यों करूँ। पुण्य कमाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या दिखावा करते हैं, वो सब समझ में आता है मुझे सबके हर एक के बारे में मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और मैं खुद भी ये सब करता रहा हूँ पहले एक बार। लेकिन आज मैं मानता हूँ पुण्य करने का इतना ही शौक है, तो इस समाज को, सृष्टि को, प्रकृति को, जिसने आपको मौका दिया है, इसको अपना लो, एम्ब्रेस इट, रिस्पेक्ट इट एंड देन गिव कंपैशन। आपके सहानुभूति के साथ हर चीज़ के नज़रिए का बदल डालो कि किस प्रकार से मैं समाज को कुछ दे सकूं। मैं वायदा करता हूं रीना, जितना दोगे छप्पर फाड़ के इतने रुपए मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, जो मैं भी इस समय महसूस कर रहा हूं। ट्रू फैक्ट है सर। सो सर अभी बात करते हैं एवरो इंडिया की। एवरो इंडिया किस मॉडल पर बेसिकली वर्क करता है? बिकॉज आज की डेट में टन्स ऑफ प्लास्टिक है जो और डेली बेसिस पे हमारे पास वेस्टेज निकलता है सभी के घरों से भी, और तो ऐसे में एवरो इंडिया किस मॉडल पर वर्क करता है और उसको लोगों को आप किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाते हैं? थैंक यू रीना, ये सवाल मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। पहले तो मैं एक बात डिस्क्लेमर और राइटर दे दूँ और क्लियर कर दूँ, मैं इस कंपनी का ओनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैनेजर हूँ। मुझे किसी ने दिया है एक अपॉर्चुनिटी, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी ये बनती है कि मुझे, जैसे बैंक मैनेजर होता है, पैसा उसका नहीं है, उसकी जो में तो 200 रुपये पड़े तो 200 रुपये उसके हैं, बाकी तो सब जो भी गवर्नमेंट का, स्टेक होल्डर का, या किसी कस्टमर का है, या जो भी है। सेम वे मेरे दिल में भी है कि ये सब मेरा नहीं है, मुझे क्लियर है। तो ये कंपनी मैं नहीं चलाता, समाज सिस्टम चलाता है, मेरे साथ जुड़े हर इंसान चलाता है। मैं तो सिर्फ ओवरसी देखता हूँ कि हाँ भी सब ठीक ठाक तो हो रहा है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर जो कहीं ओरिएंटेशन गलत हो रही तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए, या लोगों की भावना में दुर्भावना हो तो उसको भावना में कैसे कनेक्ट करना, मैं कोशिश करता हूँ उसको लुब्रिकेट करूँ। और मैं पूरी फैक्ट्री का सबसे बड़ा डस्टबिन हूँ, गार्बेज बिन हूँ। जितने लोगों को दिल में आता है, जितना कचरा फेंकना पड़ता है, गालियाँ दे के, डांट पूछ के, मेरे को ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वही नहीं हुआ, मेरे को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रोना पीटना सब करके जाते हैं। और बताओ रीना, मुझे ऐसे नहीं समझ आता उस गार्बेज को मैं कहाँ डंप करूँ। जब मैं रोता हूँ तो मुझे नहीं पता मैं किसके सामने रोऊं, क्योंकि मुझे कोई नज़र ही नहीं आता। आई एम लोनली एट द टॉप। मैं ऊपर आकर के ना एकदम बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ कि नहीं सुशील अग्रवाल, तेरे को खुद ही रोना है और खुद ही पहुँचना है, तेरे आंसू कोई पहुँचने नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करना है, प्रेरणा स्रोत बनना है। तो आज मेरे दिल में क्या है, हमारी जो कंपनी है रीना,
हमने 24 साल पहले शुरुआत की 2002 में प्लास्टिक फर्नीचर बनाने की। जब मैंने शुरुआत की तो उसमें बहुत बड़े बड़े देश के नामी गिरामी लोग काम करते थे, उनका बहुत बड़ा नाम इज्जत है, बहुत उन्होंने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया, मैं तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि उनके प्रोडक्ट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं, और मैंने एक और महसूस किया कि पूरे भारत के अंदर ना प्लास्टिक जो है, रिसाइकल प्लास्टिक बहुत अवेलेबल था, कोई यूज़ नहीं करता था। जैसे साड़ी कंपनी है, शर्ट कवर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना लोग फेंक देते थे कि क्या करना क्या है। तो मैंने जब शुरुआत करी रिसाइकल प्लास्टिक से फर्नीचर बनाने की, तो लोगों ने मेरे को एक्सपोज करना चाहा। हे हेलो, स्कैम देखो इसका आदमी का, ये कबाड़ी आदमी प्लास्टिक फर्नीचर रिसाइकल प्लास्टिक से बनाता है, ये टूट जाएंगी, फूट जाएंगी, खराब हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, इसको बंद कर दो, इसको चलने मत दो, इसको आगे बढ़ने मत दो। मैंने क्या किया, अपना प्राइस जहाँ लोगों को 400 रुपये था, मैंने 150 रुपये रखा। उसमें लोगों को 100 मार्जिन मिलता था, लोग इतने खुश हुए। फिर अच्छा टूट फूट भी कोई नहीं, मैं 1 साल की गारंटी दे देता था, मैंने 3 साल की गारंटी भी कर डाली बहुत सारे प्रोडक्ट पे, बिना एक पैसा बढ़ाए। 150 का था, 150 3 साल की गारंटी। अब लोग बोले यार बाकी पूरा देश तो 1 साल की गारंटी देता है, 3 साल की गारंटी देता है, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है। मैं रीना अपने हाथ से डिज़ाइन करता हूँ। 28 डिज़ाइन भारत में मेरे पास रजिस्टर्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेटेंट ऑफिस से मुझे मिले हुए हैं। मैं अपने आप पूरे विश्व में ट्रैवल करता हूँ, एक एक चीज़ समझता हूँ, देखता हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट देख के बता सकता हूँ इसमें क्या कमी पेशी है, इसको कैसे ठीक करना चाहिए। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं 12वीं क्लास हूँ, लेकिन आप मान के चलिए कि मैं इंजीनियर के सामने बैठूंगा तो इंजीनियर को क्या समझाना मुझे पता है, फाइनेंस वालों को क्या समझाना मुझे पता है। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ता हूँ। बजट के टाइम में मैं कोई ना कोई टीवी चैनल पर बैठ करके माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी निर्मला मैम जब उसको बजट को बोलती है, मैं उसको डिकोड करता हूँ, ये बजट का इनका मतलब क्या है, इनको कैसे समझाए, फिस्कल डेफिसिट क्या, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा CRR क्या है, ये है वो है, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता हूँ। साथ साथ में आप मान के चलो मार्केटिंग की बात है तो मार्केटिंग के बारे में बातचीत भी करता हूँ। तो हमने ऐसे करके पूरे भारत के अंदर जब खुशहाली देनी शुरू कर दी, तो मेरा बिजनेस बढ़ते 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 आज हम 24 स्टेट में 30,000 डीलर नेटवर्क के साथ, जैसे मैंने कहा कि हम 4th तो हैं ही, हम इंडिया के लार्जेस्ट बनने जा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी जगह हम लोग इंडिया के लार्जेस्ट नंबर 1 है इस समय पूरे भारत के अंदर। जब मैं सब कर रहा था ना, मैंने महसूस किया कि भारत के अंदर प्लास्टिक की कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ गई। एक आंकड़े के हिसाब से मैं बताता हूँ, 2.5 करोड़ टन इस समय हर साल भारत में प्लास्टिक कंज्यूम किया जाता है। अच्छा। और सुन के आपको बहुत दुख होगा कि 10 करोड़ टन, सॉरी 1 करोड़ टन, आई एम सो सॉरी, मैं मिलियन टन की बात करने जा रहा था, क्योंकि 25 मिलियन मेट्रिक टन कंज्यूम होता है, और उसमें से 10 मिलियन मेट्रिक टन जो है, यानी कि 1 करोड़ टन मार्केट में, सोसाइटी में फेंक दिया जाता है, रिवर्स ओशन में डंप कर दिया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, हम जितना प्लास्टिक पैदा कर रहे हैं वो जहर है, समाज का बहुत बड़ा एक कर्स है। केमिकल फिर भी एक पल के लिए अपना अब्जॉर्ब होकर खत्म हो जाएगा, प्लास्टिक खत्म नहीं होता, 200 साल खत्म नहीं होता। आप उसको जलाएंगे तो उसके अंदर से जो टॉक्सिसिटी निकलती है वो एयर जाएगी, लंग्स वगैरह बिठा देगी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर सकता है। और अगर जो वो सॉइल में चला गया 200 साल के बाद, तो सॉइल टॉक्सिक हो जाएगा, बच्चे खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे छोटी छोटी उम्र के अंदर, उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। यानी कि हमने समाज में क्या बना दिया, प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। मैं मना नहीं करता भाई, लेकिन प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हैं, आप कंजप्शन कम नहीं कर रहे हो, बंद नहीं कर रहे हो, लेकिन हमने शुरुआत क्या करी, यस हमने क्या किया रीना, हमने रिसाइकिल करना शुरू किया। तो रिसाइकिल करने पे भी लोगों ने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया, अरे ये क्या रिसाइकिल करते हो, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, वो तुम्हारा काम थोड़ी, कबाड़ी का काम है ये वो। हमने देखा पूरे भारत में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई अपने गली में लगा लिया, कोई घर के पीछे लगा लिया, कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगा के बैठा है, और बहुत ही हैपेजेड वैसे बिना टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं। तो हमने रीना 3 साल लगाए, पूरे विश्व की सारी ग्लोबल टेक्नोलॉजी को समझा, पूरी टेक्नोलॉजी को मिक्स एंड मैच कर के हमने बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके और एक शानदार ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाया प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, जिसमें आज सीमेंट के, सॉल्ट के, शुगर के, कैल्साइट के, पुट्टी के जो बैग्स आप बोलते हैं कंटामिनेटेड से, इसका तो कुछ होता नहीं। सोच के देखिए, सीमेंट के बैग का आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं, कबाड़ी के पास जाता है या फिर आपके कंस्ट्रक्शन वाले के पास, लेबर के पास। पूछा है कभी उसका क्या होता है? मैं बताता हूँ, वो कुछ नहीं होता, उसको जला दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है। हाँ। हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को भी रीपर्पस करके, रिसाइकिल करके, वॉश ग्राइंड कर के, दाना बना करके समाज की सेवा कर रहे हैं। साथ साथ में आने वाले वक्त में ऑटोमोटिव कंपोनेंट, डैशबोर्ड, बम्पर, हेडलाइट्स, या फिर फर्नीचर की, जैसे हम बात करें कि हमारे खुद के फर्नीचर है, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, इस प्रकार के प्रोडक्ट को भी हम देने जा रहे हैं, ताकि उनको वर्जिन प्लास्टिक ना खरीदना पड़े और 100% रिसाइकल प्लास्टिक यूज करके भी उनकी टेक्निकल डेटा शीट स्पेसिफिकेशन मैच करेगी, गारंटी हम लेंगे। अगर जो हमारे प्लास्टिक से आपको नुकसान होता है तो सारे प्लास्टिक को जला दीजिएगा, खत्म कर डालिएगा, फेंक दीजिएगा, जीरो वैल्यू कर दीजिएगा। मेरा 1 करोड़ 10 करोड़ हो, मुझे पैसा मत दीजिए, लेकिन मेरे प्लास्टिक को चैलेंज मत कीजिए, क्योंकि मैं जो आपको दूंगा सोच समझ के दूंगा। आपको देने से पहले मैंने अपने खुद के ऊपर यूज किया 24 सालों से, रिसाइकिल प्लास्टिक से फर्नीचर बना के पूरे भारत में अपना डंका बनाया है। तो आपके प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। तो आज रीना हम एक मिशन पे है। मेरे मन में एक बहुत बड़ी भावना है
ये जो रिसाइकल प्लास्टिक है बहुत बड़ा फील्ड है। हाँ। भारत में आज जितना अवेलेबिलिटी है, आने वाले वक्त में प्लास्टिक की अवेलेबिलिटी और बढ़ने जा रही है। हमारे यहाँ 6.5 किलो पर कैपिटा कंजप्शन है, यूएस जैसी कंट्रियों में 30 किलो पर कैपिटा कंजप्शन है। यानी कि जब जब हमारा कंजप्शन बढ़ेगा तो आपके सामने जो आंकड़ा आएगा ना वो डरावना है, भयावना है। अल्टीमेटली उसका कोई कर क्या रहा है, मैंने शुरुआत करी है एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की। उसके अंदर मैं चाहता हूँ भारत में जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिनके पास रोजी रोटी नहीं होती है, आप चिंता ना करें, आप प्लास्टिक बीनना कलेक्ट करना शुरू कीजिएगा। चाहे फैक्ट्रियाँ हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं से भी RW से हो या फिर ऑफिस हो, दुकानों से हो, सारी शर्ट के कवर्स हो, मंगवाइएगा, लीजिएगा। हम रोजी आपको उचित रोटी दाम भी होती है। देंगे। हमारे ऐप में आइएगा, रजिस्टर कीजिएगा, अपने को कोई कॉस्ट नहीं है। हम वहाँ से प्रोडक्ट को पिकअप करा लेंगे और आपको 365 दिन जीविका देंगे। आपका सारा प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेंगे और उसको रीपर्पस कर करके उसको भारत के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जहाँ पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज आता है, वो सबको बचाएंगे। रेवेन्यूज, टैक्सेस, जॉब्स को क्रिएट करेंगे। ऐसा करके पर्यावरण को बचाते हुए भारत की इकोनॉमिक स्थिति और हर इंसान को जुड़े लोगों की वैल्यू में एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक इंडिपेंडेंस ऐड करने का एक तरह से जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है, मैं उसको कर रहा हूँ रीना। सर, ये जो आपके माइंड में सोच आई कि मुझे लोगों को एम्पावर करना है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, रोजी रोटी आप देंगे, ये कितने टाइम पहले आया माइंड में? मैं हमेशा क्या सोचता था ना रीना, जो बेचारा लेटर से कभी हाथ फैलाता है ना रीना, पता है हाथ कौन फैलाता है? जब बहुत मजबूर हो जाता है, जब उसको कहीं से आशा नहीं होती। इंसान बहुत दरवाजे खटखटाता है कि मुझे कोई काम दे दो, मुझे कोई पैसा दे दो, मुझे कोई भरोसा कर लो, मुझे कोई कर्जा भी दे दो। जब नहीं होता ना रीना, और जब एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि खाली पेट ना भजन नहीं होता, 3 बार जब पेट खाने मांगता है ना रीना, तो इंसान को हाथ फैलाने मजबूर होना पड़ता है, झोली फैलाने मजबूर होना पड़ता है, झूठा खाना पड़ता है, चोरी भी करनी पड़ती है, क्या नहीं करना पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली जीना तो है ना। जीना तो है। तो मैंने जब ये देखा तो मेरे को हमेशा एक बात का एहसास रहा, सुशील अग्रवाल तुम भी तो ऐसे ही पैदा हुए थे, एक गरीब खानदान में, लेकिन क्या कहीं ना कहीं से तुम यहाँ तक आ गए। तुम्हारे यहाँ तक आने से क्या गरीबी मिट गई? क्या खानदान सारे सब सही सुधर गए? नहीं, हमारे समाज के अंदर जो डिस्पैरिटी है ना, पोलैरिटी है, वो ज़बरदस्त तरीके से होती जा रही है। यहाँ डिवाइड बढ़ गया है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो अल्टीमेटली इसको गैप को कोई कम नहीं करना, किसी को चिंता ना सोचता, इट इज़ नॉट माई हेडेक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि जो इंसान आज हाथ फैला रहा है, मैंने भी तो हाथ फैलाए थे, मैंने भी अपने हाथ जब ऐसे किए, झोली ऐसे करी, तो लोगों ने थूका भी, जूते मारे भी, मैंने सबकी सुनी। मैंने कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने तो हाथ फैला के नहीं, झोली फैला फैला के लोगों से मांगा, दे दो यार, मेरे को जितना चाहिए। तभी रीना मैं भगवान के जैसे मैं मान के चलिए, मैं किस्मत से कभी लड़ा नहीं, मैं दौड़ता रहा, मेरे को किस्मत ने जहाँ दौड़ाया, मेरी गरीब में दौड़ाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने कर्म से अपनी किस्मत की रेखाओं को बदल के दिखाऊंगा। तभी मैं आज, अगर मेरी माँ बचपन में पूछती किसी पंडित से कि हाँ भाई ये क्या करेगा, तो वो बोलते कि हाँ भाई चलो नौकरी करेगा, या लड़के से एक आध मुझे याद है ऐसा ही बोला था कि प्लेन से जाएगा। उन दिनों प्लेन से जाना बहुत बड़ी बात होती थी, हाँ, है ना। सही बात है। तो आजकल तो क्या ना, इस चीज़ का बहुत आम सा हो गया है। तो क्या है, मैंने उन चीज़ों को बीट करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे दिल में उनके प्रति मेरा दिल धड़कता है जी, फड़कता है, रोता है, जागा हुआ है, सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं मान के चलता हूँ रीना, जोत से जोत जलती है, कोशिश तो करके देखो। तो कोशिश ही नहीं करते। तो सर, आपने वो थिनर लाइन, बिलो लाइन देखी हुई है, इसीलिए आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि लोगों को हेल्प कर रहे हैं। एंड सच में सब लोग ऐसी सोच नहीं रखते हैं, कोई एक आधा ही होता है, उनमें से आप हैं। तो सर, अगर हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं, लोग सोचते हैं रिसाइकलिंग एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, बट आप इतने सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, तो सोशल इम्पैक्ट कितना हुआ? आपको लगा कि अभी भी लोग अवेयर हो रहे हैं इसके लिए? रीना, मुझे लगता है कि मैं मानवता की इतनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ। मैं जब नहीं रहूँगा तो इस समाज, हमारी सृष्टि, प्रकृति, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी लीडरशिप, हमारे कॉर्पोरेट हॉजोस, चिफ्टेंस, कैप्टन्स सब रियलाइज़ करेंगे सुशील अग्रवाल ने क्या किया। क्योंकि जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जब किसी को पता ही नहीं था, तब मैं 24 साल पहले प्लास्टिक को रिसाइकिल प्लास्टिक से फर्नीचर बना रहा था। मेरे उस कोशिश के कारण पूरे भारत के अंदर एक वर्टिकल क्रिएट हुआ, एक इंडस्ट्री क्रिएट हुई, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हर साल आता है रीना। ये मैंने कोशिश की जब 24 साल पहले। 5,000 करोड़? यस, मुझे देख देख करके लोगों ने काम शुरू किया। मैं पूरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का। इतने साल हो गए। वो बोलते हैं सर आपके अलावा कोई नहीं। लोग मुझे प्यार से डैडी बोलते हैं, डैडी ऑफ प्लास्टिक। बोले आप तो हमारे पापा हैं, क्योंकि आपने हमको सिखाया काम करना, सब जो भी है। अब मुझे लगता है जो रिसाइकिल प्लास्टिक को हम रीपर्पस करने जा रहे हैं, उस समय तो हम लोग दाना से लेकर के इधर काम करते थे। अब हम समझते हैं कि समाज में जितने भी लोग रैक पिकर्स हैं, या कबाड़ी हैं,
NGOs हैं, फ्रीलांसर्स हैं, या फिर लेट्स से किसी का वॉलंटियर है, किसी के मन में आता है कि ये इंडस्ट्रीज़ हैं, दुनिया भर का कचरा निकल रहा है, उनको समझ आता है देना किसको, आप हमें दीजिए, हम उसको रिपर्पस करके लोगों को ज़िंदगी में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको इतनी अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू देंगे कि भी उनकी जीविका उससे बहुत आराम से चलेगी, आधार बन जाएगी। आने वाले वक्त में वो बिजनेस बहुत बड़ा बन जाएगा। और आज के दिन पूरे भारत के अंदर हर तरह के कबाड़ी हर चीज़ के अंदर है, चाहे जी। ग्लास हो, चाहे लोहा हो, चाहे कुछ भी, हर चीज़ कहीं ना कहीं कबाड़ी होते ही होते हैं। इसी प्रकार से प्लास्टिक के अंदर भी कबाड़ी हैं, लेकिन वो सर्टन लिमिटेड है, हर आदमी हाथ नहीं लगाता। और हो सकता है वो ऑर्गेनाइज भी नहीं है, बहुत इन्फॉर्मल सेक्टर में भी उनका सेटअप भी ढंग से स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारी टाइम तो उनके पास GST नंबर भी नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये बिजनेस इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। आज शुरुआत करते हैं, मैं वायदा करता हूँ 6 महीने साल भर के अंदर आप अगर जो अपने पास हंड्रेड्स ऑफ टन प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे हैं और आप मान के चलो आपने 2 रुपये भी लोग भी कमा लिया, तो आप मान के चलो आपकी जीविका यूँ दौड़ेगी फटाफट भाग भाग के। और सबसे बड़ी बात, उस प्लास्टिक को लेने वाले होंगे, क्योंकि मैंने शुरुआत करी है, मुझे देखा जाए कि पूरे भारत कहीं ना कहीं जागेगा, उनके दिल में विश्वास आएगा। मैं पूरे भारत को जितने लोगों की इच्छा हो उनको टेक्निकल गाइडेंस देने को तैयार हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कैसे फैक्ट्री चलानी है, कैसे क्या करना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता रीना, क्योंकि मेरे देश की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। 1 करोड़ टन में से अगर जो मैं अपने पास 50,000 टन बना भी लूंगा तो क्या हो जाएगा, बाकी इतने सारे लोग को चाहिए ना, बहुत मेरे सारे से लोग 1000 हैं। लोग चाहिए, जी। कोई खड़ा हो जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो मैं इस मूवमेंट को लेकर के चल रहा हूँ। मेरे दिल में एक बहुत बड़ी तमन्ना, आरजू है रीना, कि मैं लोगों को गाइड करके समझा सकूँ, ऐसा करके 50,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करने का मेरा मन है। हाँ, एक 2 अरमान है रीना। जी। एक अरमान तो यह है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उन्होंने दिल्ली डिक्लेरेशन में G20 में ये कहा था कि 2 पैराग्राफ उन्होंने डलवाए थे कि प्लास्टिक को सर्कुलर इकोनॉमी में लाना चाहिए, और इस पे उन्होंने सारी कंट्रीज़ को सिग्नेचर भी करवाया था। और जो उनकी बहुत बड़ी महानता है, उनका काम का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। जी। मुझे लगता है कि वो तो शायद एक परमात्मा है, वो आत्मा नहीं है, वो परमात्मा परमात्मा है है, ना, बिल्कुल। योगी है वो तो। तो क्या है, जैसे उन्होंने सोचा हमने उसको आगे बढ़ाया, तो कभी उनको ये लगे अरे बाप रे बाप, जब मैं चीफ मिनिस्टर पे नहीं था गुजरात का, तो सुशील अग्रवाल 24 साल पहले रिसाइकल प्लास्टिक में उतर गया, और वहाँ से उसने रिसाइकल प्लास्टिक को बचाना शुरू कर दिया। अरे वाह, इस आदमी को तो बुला के इसको आशीर्वाद दो। मुझे पैसा नहीं चाहिए ना प्लॉट चाहिए, ना इंसेंटिव चाहिए, ना बेनिफिट चाहिए, सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए। ये क्या चाहिए, सपोर्ट, कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। मैं 24 साल काम करने का रीना आज आपके पॉडकास्ट पे आके बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो स्टार्टअप करके लोगों से पैसे लेकर के बड़बड़ करते हैं, सुबह शाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं करने के बाद आपको बोल रहा हूँ रीना, मैं इतने साल से कर रहा था, मेरी इंटेंशन क्लियर है, और आने वाले भविष्य में मैं पूरे जीवन भर आखिरी सांस तक समाज और देश के लिए कार्य करता रहूँगा, ये मेरी कमिटमेंट है। डेफिनेटली सर, जिस मुहिम में आप निकल पड़े हैं तो सक्सेस तो लोगों को मिलने वाली हैं जो आप दिलवाने वाले हैं। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि सुशील सर बहुत ही अच्छे वर्क पे उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है, तो आप लोग भी उनको सपोर्ट करें, आगे बढ़कर सपोर्ट करें। सो आई थिंक कि यही उनकी लाइफ की जीत होगी, मेन सक्सेस यही कहलाएगी, राइट? सर, अगर हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने एवरो ग्रुप की बात की कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, बट आज की डेट में बात किया जाए तो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बट आपने स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ही क्यों चूज़ किया और उनको ही हेल्प करना क्यों चाह रहे हैं आप? दुर्भाग्य रीना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कोई मशीन नहीं है कि वहाँ से ट्रांसजेंडर पैदा होंगे। ये कौन है? आपके मेरे परिवारों से निकल के आते हैं। बिल्कुल। कितनी संख्या है लोगों को पता ही नहीं होगा। 5 करोड़ ट्रांसजेंडर भारत में इस समय हैं। उनके हमारे अरमान एग्जैक्टली सेम है रीना, लेकिन मैं आपको बता दूं, बचपन में छोटी उम्र से उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है, उनको गाली देते हैं, उनको ठोकरें मारे जाते हैं, उनको जूते मारे जाते हैं, उनको बदतमीजी की जाती है। क्या नहीं होता? मैं कहता हूँ ये कौन है, ये कहाँ से आते हैं? ये भी तो हम ही हैं, हमारा समाज ही है। क्या हमारे अंदर इतनी शर्म लिहाज नहीं है? क्या हमारे अंदर इतने संवेदनाशील नहीं है कि भी हम समझे कि उनके अरमान हमारे अरमान सेम ही तो हैं? फर्क सिर्फ इतना जेंडर का, एक आइडेंटिटी का इश्यू आ गया। प्रकृति ने जो उनके साथ में किया वो दुर्भाग्य है। क्या उसके बाद में हमें दुर्भाग्य में ऐड करना चाहिए? लानत ऐसे समाज के ऊपर। तो मेरे दिल में ना बहुत धड़कता था, मैं बहुत बार पूछता था आप काम क्यों नहीं करते? बोला बाबू हमको कोई काम नहीं देता। मेरे पास डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड, हाँ मेरे खुद के हाथ की रिकॉर्डिंग की, इसलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। वो बोलते बाबू हमको कोई काम नहीं देता। बोला हमारा मजाक उड़ाते हैं, बदतमीजी करते हैं, हमारे साथ गाली देते हैं, हमारे को भगा देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा रहना, मैंने एक से नहीं पूछा। मैंने देखा कि भी हाँ भी क्रॉस सेक्शन में पूरे भारत में कौन कहाँ क्या बोलता है, और मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जानबूझ करके, इसलिए कि मेरे को समझना है कि भी वाकई में क्या है क्या। जब मैंने देखा इनको कोई काम ही नहीं देता,
मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे समाज से, समाज के ठेकेदारों से आपका पेट भूखा होगा तो आप क्या करेंगे? लोगों की रोटी छीन कर खा जाएंगे। ये बेचारे छीन भी तो नहीं रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार मान सम्मान देते हैं, जहां हो सकता है हर एक के लिए ब्लेसिंग देने की कोशिश करते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, अपने साथ बिठाना नहीं चाहते। उनको कभी भी आप होटलों में, 5 स्टार होटलों में, थिएटर में, इधर उधर कभी कहीं नहीं देखेंगे। मिलेंगे। गुमनाम जिंदगी जीते हैं रीना। जी। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बच्चे, हमारा ही परिवार, हमारे जैसे लोग जिसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर बैक राजाओं के जैसी पदवी दी जाती थी, इन लोगों को ये एडवाइजर होते थे। ब्रिटिशर ने हमारा देश का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने बोला कि ओनली मेल एंड फीमेल, ये कहाँ जाएंगे? थर्ड कहें। जिनके ऊपर भगवान राम का आशीर्वाद है। रीना, जब भगवान राम जा रहे थे जंगल, तो भगवान राम ने बोला सारे पुरुष सारे स्त्री चले जाओ, सब चले गए, कितने रह गए? तो भगवान बोले आप क्यों नहीं गए? बोला जी ना हम पुरुष है ना स्त्री है, हम तो जा ही नहीं सकते। तो भगवान राम इतने खुश हुए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद आप जिसको भी आशीर्वाद दोगे वो फलीभूत होगा। और आप देखिए हमारे बच्चे पैदा होते हैं, गाड़ी लाते हैं, या फिर लेट से कोई फैक्ट्री खुलती है तो हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, चलो हम आशीर्वाद देकर चलो। आशीर्वाद लेते हैं जिस समाज से, जिन पे भगवान राम का आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको सम्मान नहीं, मगर उनको सम्मान नहीं देना चाहते, उनको अपने साथ नहीं बिठाना चाहते। तभी मैंने सोचा कि इनके लिए मैं एक फैक्ट्री खड़ी करूंगा, जहां पर यही ओन ऑपरेट करेंगे, यही शट उठाएंगे, यही बंद करेंगे, यही सब कुछ सिग्नेचर करेंगे, सब कुछ, सारी इनकम इन्हीं की होगी, इनको कोई लॉस नहीं होने दूंगा, इनकी कमाई का आधार में बनने की कोशिश करूंगा। ऐसा करके एक मेरी कोशिश कामयाब होगी ना रीना, तो उसको देख देख के पूरे भारत के अंदर छोटी छोटी प्लास्टिक का काम करना है। कैंडल बना लो, बत्तियां बना लो, दिए बना लो, पापड़ बना लो, पापड़ बना लो। लिज्जत पापड़ का मूवमेंट शुरू हुआ था, पापड़ी बना के दे दो, कि प्रॉब्लम क्या है? कितना इजी है, कहीं भी कोई छोटी जगह किचन लगा के घरों में इधर उधर बैठ के कोई भी बना सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, इनको समाज में सम्मान दीजिए। ये भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख तो हम अपने से 150 रुपये दे करके सोचते हैं वाह वाह हमने ना किसी किन्नर को पैसे दे दिया, बड़ा मजा आया, हमारे को तो पुण्य मिलेगा। ये भावना है हमारी, ये भावना नहीं कि उसकी रोजी रोटी कैसे चलती है, कभी कोई पूछता नहीं, जानता नहीं। मेरे दिल में इस बात का बहुत दर्द है, मैं मानवता को समझता हूँ रीना, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है। और मेरे को दुख है इस बात का कि जो समाज के बड़े बड़े किरदार हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कभी इस पर बात नहीं करते। चैरिटी की बात करते हैं, व्हाट चैरिटी? डोंट टेल मी चैरिटी। आपको अगर जो किसी को कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं डोंट गिव फिश, टीच फिशिंग। आप मछली मत दीजिए, मछली पकड़ना सिखाइए। हम भी कहते हैं, ये कह रहे काम दीजिए, अरे काम दे दो ना, प्रॉब्लम क्या है? इनके पास अगर जो काम होगा तो ये क्यों भीख मांगे, क्यों आपके सामने हाथ फैलाएंगे? अपनी जिंदगी जी सकते हैं ना। तो मैं उसकी कोशिश कर रही हूँ ना, मुझे नहीं पता मैं कितना कामयाब होऊंगा, लेकिन मन में एक बात है, अगर जो एक मूवमेंट कामयाब हुआ, पूरे भारत में कहने का जो से जो चलेगी, जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, जो वॉलंटियर हो, जिनके दिल में आता हो कि हाँ भी हमें जुड़ना चाहते हैं इस मूवमेंट से, आ जाइएगा। मेरे को पैसा ना चाहिए ना देना है। आपको कोई लगता है कि पैसे कमाने हैं तो कहीं और चले जाइए। अगर जो आपको दिल में धड़कता है कि नहीं इनके लिए कुछ करना है, तो आज ये जुड़ जाइएगा, लाइए हम मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो सर, अभी जब से आपने ये मुहिम छेड़ी है कि आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हेल्प आउट कर रहे हैं, तो आपके मायने में कोई रियल लाइफ स्टोरी है, कोई पर्सन आपके साथ कनेक्ट हुए हैं और जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं एंड सक्सेसफुली वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ अपना आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में? रीना, इन्हीं दिनों में मैंने बॉम्बे से कृष्णा मोहिनी जी आई थी जी, बहुत ही अमेजिंग वुमेन है। मतलब माँ कृष्ण मोहिनी, ठीक है, चलो आई एम सॉरी आपने मेरे को करेक्ट किया, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। उनको माँ कृष्ण मोहिनी बोलते हैं, ठीक है ना। मैं उनको बहन माना जी, इसलिए मैंने अपने हिसाब से बोला जी। मैंने उनकी एक बात सुनी, उनकी आंखों में आंसू देखे, उनकी पीड़ा देख के मैं रोया, मैं बहुत रोया रीना। मुझे लगता है उसकी क्या गलती, अगर जो वो एक लट से किन्नर पैदा हुई, उसकी क्या गलती? वो कहते मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे काम दे दो प्लीज़। तो जब मैंने इसको पॉडकास्ट किया, मेरा रुमाल गीला हो गया। मुझे विश्वास ही नहीं आया, कैसे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। 6 साल की लड़की को उसके बाप छोड़ के चला गया कनॉट प्लेस के अंदर, और लोगों ने बचपन से उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। कहते 100 रुपये ले, कपड़े उतार, क्या क्या नहीं किया। आप सोचिए, इस प्रकार की ज़िंदगी जब लोग जीते हैं तो कैसे लगता होगा। भगवान ना करे कल हमारे साथ ऐसा हुआ होता तो हमारे दिल पे क्या भावना बीतती जी। बट वही है, हमारी सोसाइटी सोच ऐसी है, बट अब चेंज आ रहा है। आप जैसे लोग, कृष्ण मैम जैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सोसाइटी में चेंज के लिए ही आ रहे हैं। बट स्टिल जर्नी बहुत लंबी है, बहुत लंबी फाइट हम लोगों को करनी होगी। काश हम ये सब भूल जाएं, ये कौन है वो कौन है। पेड़ से ईर्ष्या नहीं करता। आपके साथ में एक ही पेड़ पे इतने सारे अलग अलग कलर के फूल बनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी है, हवा है, कोई अपना कहते हैं ना दुर्व्यवहार नहीं करता।
इंसान को हक किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि वी द पीपल रिपब्लिक ऑफ इंडिया वी हैव इक्वल राइट, जो माननीय प्रधानमंत्री का है, माननीय राष्ट्रपति जी का है, एक किन्नर का भी है, मेरा भी है, आपका का भी है, वी आर ऑल इक्वल्स। एग्जैक्टली। ओके, बट समाज को हक किसने दिया ठेकेदार बनाने का कि भी हम तो उच्च वाले हैं, ये नीच वाले? हु द हेल आर यू? ईच ऊंच और नीच सोच से बनते हैं, आपके पदवी से नहीं बनते। गरीब के घर में पैदा होता तो गरीब की औलाद माना जाता है, अमीर के तो अमीर का। आप तो गरीबी अमीरी विरासत में लेके आए थे, आप अपने विचारों से अपने कर्म से अमीर या गरीब नहीं बने, ये लोगों को एहसास नहीं होता। विरासत की बात मत कीजिए, अपना सरनेम काटिए, फिर बताइए आपकी औकात हैसियत है क्या, आप हैं कौन समाज के अंदर? कौन जानता है आपको? कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं, मच्छर की तरह जिंदगी जी रहे हैं, फिर इसका घमंड लेके चलते हैं। जिस मट्टी में मर जाना है, मट्टी बन जाना है रीना, उस मट्टी को घर वाले हाथ भी लगाएंगे, फिर भी इतना घमंड। और कल का पता नहीं, अगले साल को पल का पता नहीं, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, मुझे तो हैरानी होती है। सीरियसली बहुत ज़्यादा हमारे मतलब इंसान के बारे में जब मैं सोचती हूँ ना, मुझे इंसान शब्द से ही नफरत हो रही है। सम टाइम जब हम लोग देखते हैं हमारे आसपास में लोग इतना भेदभाव करते हैं, सर सिर्फ जेंडर के बेस पर नहीं किया जाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेस पर भेदभाव किया जाता है, और लोगों की कोशिश होती है किसी को भी आगे बढ़ने से रोकना। मैं समझता हूँ इंसान जितना कुटिल, चतुर, घटिया, नीच समाज में, मैं हर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ कोई अगर जो ऐसा सोचे जी, लेकिन उनकी सोच इतनी चीप है ना रीना, एक्सेप्ट माता पिता या पत्नी या आपका सच्चा गुरु या सच्चा दोस्त, ये चाहते ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाए, बाकी आपके अपने ही लोग आपको गिराते हैं जीवन में, बाहर वालों को कोई लेना देना नहीं है। रीना कामयाब हो गई तो रीना क्यों कामयाब हो गई, रीना के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, और हमेशा कामना करेंगे ये बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, कल ये फेल हो जाए, यू हो जाए, वो हो जाए, और मैं कामयाब हो जाऊं, मगर अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। अरे आपको रोक कौन रहा है? रीना ने कब बोला कि आप पॉडकास्ट मत कीजिए? आप करिए ना, पूरे देश के अंदर जिक जिक करके अपनी बातें समझाने की कोशिश कीजिए ना। आप उनसे ज़्यादा फेमस है, रीना क्या कर लेगी उसके अंदर? आज की डेट में जिसको आगे बढ़ना है बढ़ रहा है ना, लेकिन क्या लोग बढ़ते नहीं हैं? लोग बढ़ते हुए देख करके तकलीफ आते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, सर को तो इंस्पिरेशन मिली कृष्ण मोहिनी जी से, बहुत इंस्पायर हुए हैं वो, और जिसको देखते हुए उन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्ट करने का भी वर्क स्टार्ट करा है। सो अगर कृष्ण मोहिनी जी की बात करते हैं तो उनका पॉडकास्ट आप हाँ देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। सो उनके साथ क्या बातचीत हुई है और वो और सर मिलकर किस तरीके से इस मुहिम को आगे तक लेकर जा रहे हैं, सो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सर, जो फाउंडेशन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें किस तरीके का आप प्रॉपर वर्क है? जस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग के ही लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ और भी मोटिव है उसके पीछे? देखो रीना, मैं तो वो दवा दे सकता हूँ जो मैं खुद खाता हूँ जी। 24-25 सालों से प्लास्टिक जीते जीते मेरे तो पूरा खतना 5 लीटर खून में से आधा तो प्लास्टिक ही दौड़ रहा होगा, यानी कि मेरे विचारों में सुबह शाम सोते जागते मुझे हर डेटा इन्फॉर्मेशन देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी एक्सपर्टीज जिस चीज़ में, मैं ये कहूँगा कि इसको कर लो, मैं गारंटी देता हूँ आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है? यहाँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे नहीं पता कि कैंडल बनाने में, बत्ती बनाने में, पापड़ बनाने में, इसमें आपको किस प्रकार की तकलीफ़ें परेशानी है उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ आज के डेट में मैनुअल वर्क में बहुत सारे काम ऐसे हैं रीना जो बहुत ही डिग्निफाइड लाइफ के साथ में किए जा सकते हैं। हस्तकारों की कोई कमी नहीं है, कला की कमी नहीं है, इनके अंदर इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। मैं इनसे जब बात करता हूँ इनकी बातें इतनी संवेदनशील होती है, इतनी इंटेलिजेंट होती है, मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। और इतनी स्टाइल से, इतने अच्छे से बात करें, इज्जत से बात करेंगे, कमाल की बात है। और देखिए दुर्भाग्य ये है, हम समझते हैं तो बेअक्ले हैं। रियली आप ऐसा सोचते हैं? बेअक्ला कौन है समझ के देखिएगा, है ना? आपका दिल का घमंड या उसकी सोच या उसका वर्किंग? तो मैं समझता हूँ रीना, इनको अगर जो हम लेटर से जो भी काम दें, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मैंने जो सुना है, ये कभी मना नहीं करेंगे। कुछ चीज़ ऐसी हो जो ये बेचारे कर ही ना पाए, इनको समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, उनको मौका ही ना दे तो उसको क्या कर लेंगे। लेकिन बाकी मुझे लगता है कि पूरे देश को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मैनुअल वर्क होते हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा मोटा लेबर लग जाता है, उसको इनको दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से करके दे देंगे। इनसे आप जॉब वर्क करवा के ले लीजिएगा, अपने पास अपने नाम से बेचना शुरू कर दीजिएगा, उसमें भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी और को भी तो एम्प्लॉय करते हैं, किसी और को भी तो सैलरी दे रहे हैं, क्या इनको नहीं दे सकते? मुझे लगता है करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, अभी जब आपने ये वर्क स्टार्ट करा है फाउंडेशन को लेकर ट्रांसजेंडर की, आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं या और भी आपको लगता है कि आते हैं, तो उसके लिए आप किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर हैं? जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं ना रीना, सबसे ज़्यादा डाउट तो आपके अंदर ही खुद क्रिएट हो जाता है जी, ये होगा कि नहीं होगा, यू नो। सबसे पहले तो अपने आप से लड़ना पड़ता है, हाँ जी, फिर परिवार से लड़ना पड़ता है जी, अपने परिजनों से लड़ना पड़ता है। क्यों सोचे पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है?
तूने कौन सा ठेका ले रखा है, तेरे को क्या जरूरत है, गवर्नमेंट कर लेगी जो करना है अपने आप ही। उनको भावना समझ नहीं आती, उनको कमर्शियल रीजन समझ में आता है, उनको डिग्निटी समझ में आती है, उनको समाज का सोशल स्टेटस समझ में आता है। अरे क्या होगा, ऐसे क्या। मैं ऐसा नहीं मानता। तो मैं मान के चलता हूँ रीना, मेरी तो शुरुआत है। हर अच्छा काम करने तकलीफ आती है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हर सांस का जवाब दे सकते हैं, 12 सालों से 13 साल से काम करते करते, फिर भी लोग उनकी मंशा पे डाउट करते हैं, उनके अगेंस्ट बात करते हैं, गाली गलौज देते हैं। जी। आप हम तो बहुत छोटे से इंसान हैं, हमारी तो वैल्यू ही क्या है। आप मान के चले, मैं जब इस काम को आगे लेके चलूँगा रीना, मुझे बहुत तकलीफ आने वाली है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जब मैं कहता ना, भीड़ में एक अकेला है, लेकिन जब सबको जोड़ के चलता है तो कारवां बन जाता है। मैं कारवां बनाने जा रहा हूँ कि जहाँ मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे साथ वॉलंटियर्स ऐसे जुड़ें जिनके दिल में सद्भावना हो, सहानुभूति हो, प्यार हो, प्रेम हो, जो चाहते हैं कि हाँ वाकई में अपने को कुछ करना है। और ऐसा मिल करके हम इनके लिए एक चार्टर बना देंगे, रेडी कर देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा मूवमेंट चला देंगे। हम ऐसा करेंगे कि ये खुद अपनी ज़िंदगी जी सके, अपने अपने हिसाब से काम कर सके। हर एक के पास अपनी खुद की फ्रीडम हो, अपनी खुद की वैल्यू सिस्टम हो, ये सारे ओनर्स हो। और आने वक्त में मेरे सपना है रीना, इनका खुद का घर हो, बंगला हो, हमारे क्या जैसे बात है सेक्टरों सर। में इनकी खुद की गाड़ी हो। और इन्होंने अगर जो किसी बच्चों को अडॉप्ट करा, क्योंकि ये तो बच्चे नहीं बना सकते, हाँ जी। इन प्रकृति ने उनको मौका नहीं दिया, लेकिन अगर जिन्हें अडॉप्ट करके तो बच्चे अच्छे स्कूलों में जा करके बेहतरीन शिक्षा ला करके अपने माता पिता का या माँ का नाम रोशन करे, जो भी है, जिस समाज से भी है। तो मेरे दिल में बहुत बड़ा अरमान है रीना। मैं नहीं चाहता कि ये लोग समाज से अपने गुफा में जा के या चौल में जाकर रहना लग जाए। मैं चाहता हूँ कि इनका समाज में घर हम जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। और हमारे सोशल स्टेटस में, हमारे फंक्शनों में, चाहे कहते हैं कोई भी चीज़ हो, होली दिवाली पे उनको बुलाना चाहिए, इनसे आशीर्वाद लेने चाहिए। अरे इनसे साथ में मस्ती करो, खुश रहो, मस्ती मजाक करो, इनको भी अच्छा लगेगा। आप इनको नाचने बोले, नाचने को तैयार है, आप भी नाचिए, वो भी नाचने को तैयार है। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ आप उनको नाच रहे हैं और आप डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं और उनके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं, ये नहीं चलेगा। बहुत गलत बात होती है। सीरियसली सर, अभी शिक्षा की बात की है, थोड़ा सा टॉपिक से अलग है। शिक्षा की आपने अभी बात की, तो आपको लगता है कि इंडिया में जो शिक्षा है वो इक्वल है? किसके बीच में? जैसे कि अभी हम ट्रांसजेंडर के लिए बात कर रहे हैं कि उनके लिए एक स्कूल हो, प्रॉपर उनको भी उतना एजुकेशन का अधिकार हो, बट आज की डेट में जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना डिफरेंट हो गया है मेरे ख्याल से। जो हम अभी गरीबी और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। सो मुझे लगता है कि वो सबसे पहले तो हमारी शिक्षा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसमें देखिए कोई शक कितने भी नहीं है। बड़े नेता हैं, कितने भी बड़े परिवारों के हैं, वो सब ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़े से बड़े स्कूल्स में जाए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है रीना। मैं आपको बता दूं एक आंकड़ा कि 75% से ज़्यादा अमेरिकन स्टूडेंट्स, अमेरिकन बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जैक्टली। सिर्फ वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल जो बहुत ही अपने आप को हाईली पैसे वैसे वाला मानते हो, पैसे वाले बच्चे भी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। एक हमारे सिस्टम बना है बाहर की कंट्रीज में एजुकेशन का, वहाँ कोई सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल्स नहीं है। मैं इस प्रकार से पुटअप करता हूँ, गवर्नमेंट इटसेल्फ इतना ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके शानदार कॉलेजेस बना रही है, स्कूल बना रही है। तभी आप देखिए अमेरिकन सोसाइटी कोई घटिया थर्ड क्लास थोड़ी है। हम डेवलप्ड और एडवांस नेशन मानते हैं। ये सब बच्चे 75% रीना सब पब्लिक स्कूल में गए हुए हैं। हमारे देश में पब्लिक स्कूलों को पिछड़ा माना जाता है, थर्ड क्लास माना जाता है, घटिया माना जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पनपते हैं सिर्फ। ऐसा नहीं है, वहाँ पे बच्चे इतने शानदार रिजल्ट दे रहे हैं रीना कि जो आज के बड़े बड़े हाई क्वालिटी स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चे नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे जो 100% लेके आ रहे हैं। मैं नहीं मानता कि किसी की औकात हिम्मत होगी उनको मैच करने की, उनके स्किल सेट को, कैलिबर को मैच करने की। वो कॉम्पीट कर रहे हैं सुबह शाम, लेकिन उनको इकोसिस्टम मिलता नहीं है। अगर जो रिक्वायरमेंट 10 लाख स्टूडेंट्स के लिए है तो मालूम पड़ा सिर्फ 1 लाख के लिए मिल रही है। तो बाकी 9 लाख कहाँ जाएंगे? इधर तो भटकेंगे, या तो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं ओपन यूनिवर्सिटी से काम करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं रो पीट करके हाथ पांव जोड़ के पैसा कर्जा लेकर के ओपन यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, पैसा अनाप शनाप खर्च करेंगे। क्यों? हमारे देश का डिफेंस बजट इतना बड़ा है, हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारे को अपने आप को सुरक्षा देनी है। लेकिन हमको नहीं लगता कि अगर जो हमारी एजुकेशन की सुरक्षा हमारे पास होती तो हमारा समाज जब संभ्रांत होता, पढ़ा लिखा होता, तो समाज का लेवल ही अलग होता। आई थिंक कि एक एजुकेशन सिस्टम होगा तो समाज डेवलप होगा। यस, आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो सर अभी इसी से रिलेटेड चलते हैं कि जब बिलो पावर्टी लाइन के लिए आप बहुत वर्क कर रहे हैं कि एवरो अब बिलो पावर्टी वालों को किस तरीके से सपोर्ट कर रही है? मैं इस प्रकार से पुटअप करता हूँ ना रीना इस सवाल को। देखिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए तो मैंने जैसे कहा कि मेरे मिशन 5 मिशन है मेरे। एक तो भारत में अगर जो कोई भी काम करना चाहता है, मैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे उसको प्लास्टिक फर्नीचर की डिस्ट्रीब्यूशन देने को तैयार हूँ।
ट्रेन अरे भी वाह। करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। हम्म। 10% मिनिमम मान के चले एश्योर्ड उसको प्रॉफिट उसको मिलना ही मिलना है, 40% मिलता है, डेफिनेटली मिलेगा ये। 100% मिलता है। ठीक है। और हमारे 25-25 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहे हैं वो 10% से कम कोई काम ही नहीं करता। ओके। ओके, और 40% मिनिमम आपको रिटेल में मिल जाएगा, हम्म। क्योंकि हमारे प्राइस जो है नेशनल ब्रांड के सामने 40% ऑलरेडी चीपर है, तो ओके। इसलिए वो विजिबल भी हो जाते हैं। हम्म। इसके साथ साथ में रिसाइकल प्लास्टिक से मैं देश के अंदर एक क्रांति ला करके एक मूवमेंट शुरू करना चाहता हूँ। लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस जहर को भगवान शिव पी गए आप खा नहीं सकते, हिम्मत नहीं है, मर जाएंगे आप, आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों के लिए पैसा बचा रहे हो वो बच्चे के लिए पैसा कभी काम नहीं आएगा। जैसे कोविड के टाइम जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपने लिए सांसें और सिलेंडर नहीं खरीद सके, नहीं मिला, नहीं मिला। चले गए, देखते देखते पैसे सबके धरे के रह गए। इसी प्रकार से भविष्य में बच्चों का भविष्य जो होगा बहुत ही डेंजरस होने जा रहा है। तो रिसाइकिल का प्लास्टिक के अलावा कोई चारा नहीं है, पूरे समाज को, पूरे विश्व में हर जगह करना चाहिए। और आपको सुन के हैरानी होगी रीना कि 93% पेट बॉटल्स 93% रिसाइकिल होती है। बाकी आपके जितने भी सैशेज हैं, सिंगल यूज सैशे, ये मिल्क पाउचेज, ये सब दुनिया भर के सब ले लीजिएगा, सिर्फ 24% ही रिसाइकिल होते हैं। बाकी का क्या, कहाँ जा रहे हैं वो? रिवर्स में, ओशंस में एनिमल्स मर जाते हैं, गाय खा खा के मर जाती है, उनको पेट में जाके प्लास्टिक चिपक जाता है, निकल नहीं पाता है। अभी दुर्भाग्य है ह्यूमैनिटी का कि हमने क्या कर डाला। तो मैं समझता हूँ मेरा सेकंड मिशन जो है, इससे समाज को बचाना एक बहुत बड़ा मैसिव मिशन है। मुझे लगता है सारे मिशनों में सबसे बड़ा यही होगा। थर्ड मिशन मेरा ये है रीना, क्योंकि मैं खुद गरीब रहा, पढ़ाई लिखा नहीं कर पाया, तरसते रहे हर छोटी चीज़ को, मैं 12वीं क्लास ही पढ़ पाया। लेकिन मुझे भगवान एक मौका दिया, मैं अपनी ज़िंदगी की वैल्यू सिस्टम शेयर करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। तो मैं पिछले करीब 17-18 सालों से 40 से ज़्यादा कॉलेज में जाता हूँ रीना, पूरे भारत में मल्टीपल बार भी जाता हूँ। मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है 800 सेशन मैंने किए होंगे, जिसमें कि MSME एंटरप्रेन्योर्स भी है, कॉलेज के स्टूडेंट भी है। 10 लाख से ज़्यादा लोगों मैं ट्रेन कर चुका हूँ, जिसमें कि BTech MBA फार्मा स्टूडेंट्स हैं, कॉर्पोरेट्स को भी ट्रेन करता हूँ, फैकल्टीज को भी ट्रेन करता हूँ। और करीब करीब 1 दर्जन कॉलेज का मैं प्रोफेसर है, उन्होंने जो मेरे को डिग्री दी अपने रिसर्च के। अभी रिसेंटली ही मुझे PhD की डिग्री मिली है स्विट्जरलैंड से, डंस्टर बिजनेस स्कूल से। उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि आपको डॉक्टरेट की डिग्री देना बनता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात की है रीना, ये सारा काम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, आखिरी सांस तक भी करूँगा, क्योंकि मैं एक बात कह के चलता हूँ, 100 दिन देश के नाम। मैं अपने जीवन के 100 दिन हर साल देश के नाम देना चाहता हूँ। जितने कॉलेजेस जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पूरे विश्व के अंदर नहीं, भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व में मैं जाऊँगा अपनी कॉस्ट पे, फ्लाइट, होटल, खाना पीना सब मेरा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप बल्कि अपने बच्चों को भेजिएगा हमारे इंडस्ट्री विजिट के लिए, इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स के लिए, हम उनको देंगे, सब कुछ सिखाएंगे, बताएंगे। और मैं जब तक जिंदा रहूँगा, मेरा 30 साल पुराना मोबाइल नंबर दे के आता हूँ रीना, जब तक जिंदा रहूँगा बच्चों को बोलता हूँ, आपको कभी भी किसी चीज़ की सपोर्ट की जरूरत हो मुझसे बात करना, मैं आपको हैंड होल्ड करके फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई सामान ला के देने को तैयार हूँ। मेरा तीसरा मिशन ये है। चौथा मिशन मेरा ये है रीना कि मैंने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था कि मैं कौन हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने 25 साल पहले सोचा कि मुझे अपने ऑर्गन प्लेज करने चाहिए। ये मेरा ऑर्गन डोनर कार्ड है। क्या बात है सर। जब मैं 25 साल से लेकर चल रहा हूँ, मैंने अपनी वाइफ को कहा है, बच्चों को बार बार कहा है, और मेरी बहुत सारी वीडियो बनी इसके ऊपर। मैंने कहा कि अगर जो कभी मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो उससे मैं कहने लायक रहूँगा कि तो खत्म हो गया सब कुछ जी। तो मैंने कहा मेरी बॉडी से 36 ऑर्गन्स रिट्रीव किए जा सकते, जो दिए जा सकते, जितने अच्छे हो दे देना, कभी ना कभी किसी न किसी के काम आ जाएंगे। चाहे किडनी लिक्वर ये वो दुनिया भर के पैंक्रिया सब दुनिया भर की आंखें वाँखें से निकल सकती हैं। बाकी की बॉडी मेडिकल स्टूडेंट को देना कि उनको उस पर काम करने की जरूरत पड़ती है, उनको सीखना होता है। कुछ बच जाए तो गंगा जी में बहा देना, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं जाने के बाद में किसी और में जी सकूं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य मुझे लगता है कि मानवता के अंदर कभी हो ही नहीं सकता, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। जिस धरती पर आए हैं उसी धरती पर सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। मट्टी बनने से पहले रीना मैं किसी और में जी सकूं, इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है किसी को। पैसा है देते हैं, समाज ने दिया, समाज को दे दिया, क्या बड़ी बात है। माँ ने दिया, प्रकृति ने दिया, जिसको मट्टी बन जाना है उसको नहीं दे सकते। लानत ऐसे लोगों पर, ऐसी सोच पर जो सोचते हैं कि नहीं हमें ना अंग दे देंगे तो अंग नहीं मिलेगा। तो मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, 2 पैमाने नहीं हो सकते, तो फिर अन्न का दान, धन का दान, गौ दान सब बंद कर दीजिए, क्योंकि वो भी नहीं मिलेगा। अगर जो आपको लगता है वो मिलेगा, तो अंग का दान, माँ में ताकत है, शक्ति है। अगर जो आपका पिता किसी तरह से लेते हाथ पांव नहीं होंगे, तब भी माँ में ताकत है। बच्चे को जो पैदा करेगी तो सारे के सारे अंग दे के पैदा करेगी। तो इस बात का भ्रांति अपने दिमाग से, भूत, ये जो ना सोच है, घटिया सोच निकालनी बहुत जरूरी है रीना, ठीक है ना। ये मेरा एक मिशन है। और 5वां मेरा मिशन है रीना, जो ट्रांसजेंडर के लिए जो आपने पूछा,
मेरा दिल तो धड़कता है, बहुत धड़कता है और बहुत रोता हूँ। मैं जैसी बात करता हूँ मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है यार क्या कर डाला हम लोगों ने, क्या समाज के ठेकेदार बन गए, कौन है हम लोग। अरे जब मट्टी में मिल जाना है सबको पता है, और वक्त का पता नहीं, कल का पता नहीं, मैं हर सांस पे जीता रहना, फिर भी इतना घमंड, फिर भी इतना गुरूर, किस लिए, किस लिए, क्या कर लोगे अगर जो आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दे जाओगे रीना, और बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, निकम्मे निठल्ले हो जाएंगे, जीवन में कभी किसी का काम नहीं, किसी इंसान को इंसान नहीं समझेंगे। तो क्यों नहीं आप ऐसा करते कि भी समाज के अंदर इकोसिस्टम क्रिएट कीजिए कि आपके अंदर सात्विकता भाव, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, शराफत हो, और मेहनत करके आप सबके लिए कुछ ना कुछ जिंदगी में जोड़ सके, कर सके। क्यों नहीं कर सकते रीना? ऐसा करके क्या सम्मान, प्यार, इज्जत नहीं मिलता? मिलता है। लेने वाले तो बनने बस वो चाहिए। नियत आनी चाहिए Yes. आपके अंदर। लेने वाले तो बनो, बनते जी। नहीं लोग। सर आप क्या मानते हैं कि चैरिटी ज्यादा पावरफुल होती है या सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट? चैरिटी तो बकवास है। चैरिटी तो सिर्फ अपने आप को पुण्य देने के लिए है। मैं आपको बता रहा हूँ रीना, भगवान कसम बता रहा हूँ, मेरे को इसको कोई गलत ना ले, जितने लोग देख रहे हैं वो शायद हो सकता है नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चैरिटी जितने लोग करते हैं वो सिर्फ इसी दिमाग से करते हैं कि पुण्य मिलेगा। मेरी ज़िंदगी में ना, मेरे जब अकाउंट में क्रेडिट होता चला जाएगा, तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट बहुत सारा होगा, तो मैं अगले जन्म में पैदा होऊंगा या होंगी तो मेरे को ना उस पुण्य का फ़ायदा मिलेगा, या मुझे इसी जन्म में कुछ फ़ायदा मिलेगा, इसलिए लोग चैरिटी करते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली रबिश। मैं कहता हूँ चैरिटी करना ना, मैंने जो एक बात पहले कही थी, भी सद्भावना रखिए, कंपैशन रखिए, अपने दिल में एक अरमान रखिएगा कि आप सहानुभूति है कि आपके सबके प्रति, प्रकृति, सृष्टि, नदी, पानी, सबके पीछे, इंसान के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने आप के प्रति भी सहानुभूति है कि अपने आप को माफ करो यार, सुबह शाम क्या टेंशन लेकर घूम रहे हो, जिंदगी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मर जाएंगे, फट जाएंगे, समझे ना। उससे पहले आप अपने को कूल डाउन कर लीजिएगा, सहानुभूति रखिए अपने साथ में। ऐसा करके मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से बड़ा सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो इकोसिस्टम लाखों बरसों तक आप और हम रहे ना रहे, वो जीवन चलता रहेगा और उनसे उनकी जीविका चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू फैक्ट है। सर क्या बोलूं, आपने मेरी बोलती बंद कर दी है। मेरे क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, आपका आंसर पहले आ जाता है। बट इवन सीरियसली ये जो बात है, ये सिर्फ वही इंसान कह सकता है इतने जिनके विचार बहुत खुले हुए हैं। एंड आप सच में हमारी सोसाइटी के लिए जो वर्क करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, वो सीरियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, और शायद ही हज़ारों में, लाखों में कोई एक होता है। वो मेरे सामने बैठे हैं। थैंक यू रेना, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड सो सर, मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं लोगों को सपोर्ट करने की, तो अगर आज की डेट में कोई भी बीपीएल पर्सन है और वो कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए और आप उनको किस तरीके का और सपोर्ट कर सकते हैं? रीना, सबसे पहले तो अपने माइंड को पॉजिटिव रख के ये सोचना है कि मुझे हारना नहीं है, थकना नहीं है, रोना नहीं है, गिरना नहीं है। जो नीचे गिर जाता है उसको गिरना नहीं कहते, वो तो उठ के खड़ा हो गया। एग्जैक्टली ना, जिसका आत्मविश्वास जब तक जिंदा है, उसको कई बार लोग जीवन में थकान महसूस होती है, तकलीफ होती है, नुकसान होता है, सब कुछ होता है, उसने तो हार नहीं मानी ना। जिस दिन उसने हार मानी तो उसको कोई नहीं जीता सकता। जब तक कोई हार नहीं मानता तब तक उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं ये मान के चलता हूँ, जितने भी लोग जो आज गरीबी रेखा से नीचे है, या लेटर से फर्दर में छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात रहती है, पैसा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, ये नहीं और वो नहीं। प्रॉब्लम पता क्या रही ना, हमने अपनी खुद की बाउंड्री क्रिएट कर दी, अपना बोला ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। सबसे पहले तो संभावना तलाश करते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, फिर ऐसे लोगों की सलाह लेंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं, और आपको बोले मेरे चाचा के ताऊ के मामा के भाई ने उसने ऐसा किया था 50 साल पहले। अबे 50 साल पहले क्या इकोसिस्टम था, आज क्या इकोसिस्टम? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आर यू क्रेजी? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हैं? जो जीवन के फेलर होते हैं वो कंसल्टेंट बन जाते हैं, और लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। उनसे खुद का पूछो तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, तो पता लगा झंड है उनकी ज़िंदगी, समझना। तो क्या रही ना, मैं नहीं मानता कि भी जिस इंसान को ज़िंदगी में ग्रो करना है, उसके अंदर से आवाज़ निकलती है, आपके दिल में जज्बा है, जोश है, जुनून है, जलवा है, मत रुकिएगा, मत पूछिए लोगों से क्या करना है, करके बताइए, जस्ट डू इट। होगा, सब कर लेंगे, सब पा लेंगे। एक बार बताओ रीना, सोच के देखो, एक फुल मैराथन 42 किलोमीटर का होता है, 50,000 लोग दौड़ रहे हैं, उससे 50 लोगों के दिल में पता क्या चल रहा है कि 50,000 लोग दौड़ रहे हैं, तो उसमें से एक है भाई, तू कैसे जीतेगा? तू तो जीत ही नहीं सकता।
दुर्भाग्य पता क्या रीना, लास्ट में 25 ही पहुंचने वाले 42 किलोमीटर के बाद। अरे आप तो 25 से लड़ रहे थे, 50,000 तो आपके दिमाग में भूत था, उसको हटा देते। 25 से लड़ रहा तो आप बोलते अरे मैं तो जीत के दिखाऊंगा, और जीत जाते आप। कराई नहीं आपने कोशिश करने से पहले उनको दुनिया ही हरा देती है ना, खुद ही हरा बातों देते से। हैं। दुनिया तो क्या हराएगी रीना, जब हम खुद ही हार मान लेते हैं तो हमको क्या कोई जगाएगा। बिल्कुल, दिस इज द लाइफ। करेक्ट। सर अभी जो हम एवरो की बात करते हैं फाइनली, कि गवर्नमेंट की साइड से आपको किस तरीके का कोई सपोर्ट मिल रहा है, और किस सपोर्ट को आप विश करते हैं कि आपको मिलना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से? नहीं रीना, मुझे ऐसा वैसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट तो कुछ भी नहीं है किसी भी फॉर्म में। तो आप चाहेंगे कि कुछ मिलना चाहिए सपोर्ट? देखिए मैं मान के चलता हूँ, एमएसएमई आज के टाइम देश में बैसाखियों पे चल रहा है। वो मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। अगर जो आपको लगता है कि ज़िंदगी में उनको कुछ आगे करना चाहिए तो एमएसएमई के लिए स्पेशली, भले ही गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम पॉलिसी बनाने की लेकिन कोशिश की, लेकिन वो एक सौतेलापन है। उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो लगे कि वाह कि आज आपको कोई तकलीफ है तो आप फटाफट एक नंबर डायल करके बोले भैया मेरे को परेशानी आ रही है, तकलीफ दे रहा है, या डिपार्टमेंट मेरे को परेशान कर रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। कोई ऐसा अपने को हैंड होल्डिंग मिलती नहीं है रीना। तो क्या है, अपना हाथ जगन्नाथ। मैं तो जो भी काम करता हूँ ये सोच के करता हूँ मेरी औकात हैसियत है, मैं कर सकता हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ तो करूँगा, नहीं है तो मैं ये सोच के नहीं करता कि मुझे कहीं से कुछ मिलने जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी है, ना उम्मीद लगा के रखी है और ना कभी रखेंगे। और अगर जो कोई देना चाहे स्वागत है। मुझे लगता है कि मुझे ना सही पूरे समाज को, देश को जरूरत है। 6.5 करोड़ एमएसएमई आज भारत के अंदर काम करते हैं। 15 करोड़ से ज़्यादा लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं, उनके परिवार उसमें एसोसिएटेड हैं। अगर जो उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो उनको सुबह शाम 2 रोटी के लिए तरसाना बंद कीजिए। ऐसा कोशिश कीजिएगा कि 2 रोटी के अलावा आपने कल के लिए 1 रोटी और बचा सकें। वो काम करने की कोशिश कीजिए जो अभी समय हम नहीं कर रहे हैं। जी। सो सर अभी बात करना चाहूँगी कि आने वाले 10 सालों में आप क्या चाहते हैं कि एवरो इंडिया को लोग प्लास्टिक रिसाइकलिंग के नाम से जाने, या फिर लोगों की जिंदगियां बदलने के नाम से जाने? मैं समझता हूँ ज़िंदगी में जब भी किसी को आगे बढ़ना होता है तो कोई ना कोई सहारा जरूर होता है, चाहे विचारों का, कर्मों का, काम का, इंसान का, पैसे का, भावना का, गाइडेंस का, आशीर्वाद का। ये कंपनी देश के, समाज के लिए काम करेगी, उसके हित में काम करेगी, एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। इसको जिसके दिल में भी आता हो, जैसे कहता है गंगा जी में जाने के बाद सबके दिल में आता है मेरे पाप आज धुल गए हैं। इसके साथ जो भी एसोसिएट है उसके दिल में एक ही बात आनी चाहिए कि आज के बाद मैं तो कामयाब होऊंगा ही होऊंगा। ये कंपनी इस प्रकार से समाज और देश की सेवा करे, बस यही मेरा प्रण है, यही मेरी इच्छा है। सो सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करते हुए, और अभी एक रैपिड फायर राउंड करते हैं तो क्विकली आप आंसर कीजिएगा। सो एम्पावरमेंट आपके लिए क्या है? आई थिंक जीवन है। प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। एंड इंक्लूजन? इंक्लूजन, हाँ। मस्ट। एवरो के ट्रांसजेंडर वर्क फोर्स के लिए एक लाइन आप क्या बोलना चाहेंगे? आशीर्वाद। एंड आशीर्वाद समाज। आशीर्वाद समाज, वाओ। सो सर ये तो रहा आज का हमारा पॉडकास्ट, एंड जाते जाते एक क्वेश्चन लास्ट है कि अगर कोई भी ट्रांसजेंडर यूथ या बीपीएल से कनेक्टेड कोई भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुलकर आप बताइए। जिंदगी हसीन है, मत जाया करो, पता नहीं कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो है ही नहीं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जी के देखो दोस्तों, ऐसा ना हो जिंदगी आपको जी जाए, ये गलती मत करना। जिंदगी जीने के लिए, मरने के लिए नहीं। मरते तो हर कोई है, हर रोज़ सुबह शाम। जिंदा लाश किसको कहते पता है? जो जिंदा तो है लेकिन लाश के बराबर है। और अगर जो जीना चाहता है उसके जैसा कहता है कि हो ही नहीं सकता, जो जीता वो सिकंदर। ठीक है, जिएगा, खूब दिल खोल के जिएगा, ज़िंदगी को हसीन भी बनाइएगा, लोगों के लिए भी हसीन बनाइएगा। और इस प्रकार से जीना है कि आज आखिरी पल है, अपना बेस्ट दे डालना है, एवरी सेकंड जीना है और एवरी सेकंड आगे बढ़ना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एंड आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की जो बातें थी वो सिर्फ बातें नहीं थी, वो हमें याद दिलाती है कि जब प्लास्टिक रिसाइकिल होता है वो सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज नहीं करता, इन्वायरमेंट को सेव करता है। और जब लोग एम्पावर होते हैं तो वो लोगों की ज़िंदगियों को बदलकर पूरी सोसाइटी को बदलता है। तो अपनी सोच अच्छी रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और प्लास्टिक रिसाइकलिंग के ऊपर हमारे साथ, सर के साथ आगे बढ़कर हमारे साथ काम करते रहिए। एंड सर जाते जाते हमारा एक
उसूल है, हमारे जो इतने भी गेस्ट आते हैं बातें तेरी मेरी पे, वो हमारी बातों को हमेशा याद रखें, तो उनके लिए छोटा सा गिफ्ट हमारी साइड से होता है। थैंक यू रीना। आप तो स्त्री हैं, आप प्रकृति हैं, आप आदिशक्ति हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नमन करते हैं, और माँ आदिशक्ति ही इस पूरे संसार को चलाती है। माँ ना होती, स्त्री ना होती, तो हम ना होते, तो हम तो आपके क्रिएशन हैं। तो आपका हर तरह से मान सम्मान प्यार आशीर्वाद हमेशा सर झुका के। थैंक यू सो मच सर, आप इतना मान सम्मान दे रहे हैं मैंने इतनी बड़ी बातें अभी तक अपने लिए किसी से नहीं सुनी है, बट आज सीरियसली आई एम फीलिंग सो प्राउड, एंड दिस इज फॉर यू फ्रॉम बातें तेरी मेरी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इसको सिर्फ So रखूं या कॉफी भी पी सकता हूँ? सर आपका जो मन करे आप वो कीजिए, दोनों ही यूजफुल है नहीं, मैं इसको सोविनार समझ के रखूंगा, आखिरी सांस तक रखूंगा, जब तक ये याद रहूंगा कि रीना ने दिया था। सर अभी ये हमारी शुरुआत है, आगे पता नहीं कहाँ तक हमारी जर्नी जाएगी। थैंक यू रीना, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू। तो आज की बातें हमें सिर्फ यही याद दिलाती है कि जो एम्पावरमेंट होती है वो चैरिटी नहीं होती है, बल्कि वो एक बराबरी का मौका देने के लिए एम्पावर करती है। सो अगर बिजनेस के साथ इंसानियत जुड़ जाए तो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बदलते, पूरा समाज बदलता है। आज का एपिसोड आपके लिए सिर्फ जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाता है कि आप अगर सक्सेसफुल हैं तो आप अपनी सक्सेस का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं। सो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए खुश रहिए और भी लोगों को खुशहाली देते रहिए, आगे बढ़कर सोसाइटी को चेंज करने में एक छोटा सा अपना पहल कीजिए, एंड एवरो के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड साथ में ही जब सोच बड़ी होती है तो इम्पैक्ट भी बड़ा होता है, ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा। सो पूरे एपिसोड में जो भी पोर्शन आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यदि आप भी सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी में बदलाव आना चाहिए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू रीना जी।